बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। साथ साथ आपको जुम्मा मुबारक कहेंगे। गुड मॉर्निंग पब्लिक, एक नए एपिसोड के साथ मैं हूँ अर्मिला हसन। उम्मीद करते हैं आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे, सुबह आपकी अच्छी हुई होगी और आप ईद की तैयारियों में मसरूफ़ होंगे। मवेशियों की ख़रीद जो है ख़रीद लिए होंगे आपने, ज़ाहिर है ख़रीदो फ़रोख्त तो जारी है ही, लेकिन मवेशी मंडियों में क्या सूरत हाल कुछ इतनी अच्छी नहीं है। कल मैं पूरा दिन न्यूज़ में ऑन एंड ऑफ देखती भी रही कि क्या है जी, महंगाई बहुत ज़्यादा है, बजट आ गया, उसके बाद भारी भरकम टैक्सेस हैं उस बजट के अंदर, अवाम ऑलरेडी परेशान है। ऐसे में सब लोग मुझे लगता है ईद की तैयारी भूल गए हैं, स्पेसिफ़िकली उन लोगों की जिनकी तनख्वाहों पे बहुत ज़्यादा टैक्स लगा है, और वैसे भी ओवरऑल महंगाई की जहाँ हम बात कर रहे हैं बड़ा इजाफा हुआ है। सो भारी भरकम बजट के बाद जी, टैक्स लगाने के बाद हुकूमत ने कुछ रिलीफ देने का प्लान किया है। पहले उन्होंने आपको एक डोज दिया है बजट की शक्ल में, अब वो उसको रिलीफ देने के हवाले से गौर कर रहे हैं। अभी कुछ ऐसा हुआ नहीं है, मैं दोबारा लफ्ज़ इस्तेमाल करूँगी, अभी गौर किया जा रहा है कि पेट्रोल और डीज़ल उसको सस्ता करने के हवाले से तजवीज़ दी गई है। और आलमी मंडी में जो ख़ाम तेल है उसके नर्ख गिरे हैं, जिसकी वजह से हुकूमत ने ये सोचा है कि वो उसको कम करेंगे, अभी कम नहीं हुए हैं। सो इस हवाले से देखेंगे जी कि क्या सूरत हाल होती है। चूँकि ईद का मैंने जहाँ जिक्र किया तो ईद के ऊपर बहुत सारे लोग, आज जब मैं सुबह इनफैक्ट ऑफिस आ रही थी तो आज कंपैरेटिवली बहुत कम ट्रैफिक था। दो कि स्कूल की ट्रैफिक तो कम है ही, लेकिन आम रूटीन में जो रश होता है वो भी खासा कम था। और उसकी वजह मुझे ये समझ में आई कि नॉर्मली ईद के त्यौहार या वैसे भी जब भी कोई त्यौहार होता है तो लोग जाते हैं मुख्तलिफ शहरों में, अपने आबाई इलाकों में जहाँ वो ईद को सेलिब्रेट करते हैं। और बहुत सारे घरों में रिवाज होता है कि सारी फैमिलीज इकट्ठी होती हैं और कुर्बानी का जो फरीज़ा है वो सर अंजाम देते हैं। लेकिन ऐसे में ईद के आते हर एक की ख्वाहिश होती है कि जब अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ, अपने ख़ानदान के साथ, अपने इलाके में जाके ईद मनाए। तो ऐसी सूरत हाल में जी बस स्टैंड्स में बहुत रश हो जाता है, और बस स्टैंड्स में रश होने के साथ साथ जो ट्रांसपोर्ट कंपनीज़ है वो मनमाने जो किराए हैं वो भी वसूल करते हैं, और फिर वहाँ पे जो मुसाफिरों को मुश्किलात होती हैं। और आम रूटीन के अंदर भी जो सफरी सहूलियात हैं वैसे कोई इतनी ज़बरदस्त नहीं होती हैं, और ऐसे त्योहारों पे जब बहुत ज़्यादा रश होता है तो वैसे ही काफ़ी हद तक चैलेंजेस रहते हैं। इस वक्त बस स्टैंड्स की क्या सूरत हाल है, मुख्तलिफ शहरों से आपको बताएंगे, हमारे नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले लाहौर का रुख कर लेते हैं, जहाँ पर जाबिर वकास हमारे साथ मौजूद हैं। थैंक यू वेरी मच जाबिर, बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया। हमें ज़रा बताएं कि आप इस वक्त कहाँ पे मौजूद है, क्या सूरत हाल है बस स्टैंड्स की, मुसाफिरों का रश है, किरायों की क्या सूरत हाल है और लोगों को क्या मुश्किलात है। जी बिल्कुल अर्मिला, इस वक्त मैं मौजूद हूँ सिटी बस टर्मिनल पर। यहाँ पर इस वक्त परदेशियों का रश है, क्योंकि ईद उल अज़हा की जो खुशियाँ हैं, बड़ी ईद की बड़ी खुशियाँ, ये अपने को साथ गुजारने के लिए परदेशियों की वापसी शुरू हो चुकी है। ईद तो पीर के रोज़ की है, और अगर बात करें अगर ओवरऑल छुट्टियों की तो इतवार से छुट्टी शुरू होती है, लेकिन परदेशियों ने अभी से वापस जाना शुरू कर दिया है। उसकी वजह ट्रांसपोर्ट माफिया है, जो कि आखिरी घंटों तक भी मुसाफिरों को काफ़ी जलील किया जाता है, जिसमें ख़ास तौर पे ना सिर्फ ओवर चार्जिंग की जाती है बल्कि ओवरलोडिंग भी की जाती है। और अगर यहाँ से अगर बस को जो है वो इंतज़ामिया का कोई शख्स यहाँ मौजूद हो, तो अगर सिर्फ पूरी सीटें रख कर जाएँ तो तब भी रस्ते में ये मुख्तलिफ मुसाफिरों को मुख्तलिफ स्टॉपों से जो है वो उतार लेते हैं और बिठाते हैं, जिसकी वजह से जो बस है उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा रश हो जाता है। दूसरी तरफ ये मामला रहते हैं कि बहुत ज़्यादा ओवर चार्जिंग की जाती है, और लोग सिर्फ ये इसलिए कि गर्मी का मौसम है, जल्द अज जल्द अपने प्यारों तक पहुँच जाएँ, इसलिए वो ज़्यादा पैसे देकर भी सफ़र करने मजबूर हैं। हमारे साथ एक मुसाफिर मौजूद है, उनसे भी बात करते हैं। ये बताइएगा कि आज यहाँ पे क्या सूरत हाल है, कहाँ जा रहे हैं आप और कितने की टिकट मिली? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, मैं इस वक्त बहावल नगर जा रहा हूँ और यहाँ पे बहुत मुश्किल हो रहा है टिकट लेने के लिए, कतारों में लगना हो रहा है। और सुबह से आया हूँ 8 बजे के, लेकिन अभी तक कोई टिकट का पता नहीं है कब मिलेगी कब नहीं मिलेगी। और उसके बाद दूसरी गर्मी भी बहुत ज़्यादा है और इनका पता भी नहीं है कभी किधर उतार दे कभी किधर उतार दे। अभी तो वो बोल रहे हैं आपको बहावल नगर वहाँ तक पहुँचाएँगे, लेकिन अभी कोई इसका पता नहीं कि किधर उतार दे। मुझे बहुत मुश्किल हो रहा है, गर्मी बहुत ज़्यादा है जी। जी बिल्कुल, गर्मी की वजह से बहुत ज़्यादा मुश्किल पेश आ रही है, और चाहे किसी का कोई भी स्टॉप हो, लेकिन अमूमी तौर पर ये देखा जाता है कि रास्ते में जो है वो बस को खाली भी करवा लिया जाता है, ये कह कर के बस की सवारियाँ चूँकि कम होती हैं, अगर किसी जगह पर पहुँच कर तो ये कहा जाता है बस ख़राब हो गई है, आगे फिर किसी लोकल बस पर बिठा दिया जाता है। तो ये बहुत सारे ऐसे मसाइल हैं जो कि सफ़र के साथ जुड़े रहते हैं, और इंतज़ामिया इसके ऊपर अमल दरामद करवाने में हमेशा ही नाकाम दिखाई देती है। ऐलानात
तो बहुत ज़्यादा होते हैं हुकूमत की तरफ से, इंतज़ामिया की तरफ से, लेकिन इसके ऊपर अमल दरामद जो है वो खालो खाल ही। ठीक है, जाबिर वकास हमारे साथ लाहौर से हमें अपडेट कर रहे थे। अब ज़रा कराची का रुख कर लेते हैं, और कराची में भी सूरत हाल कुछ इससे मुख्तलिफ नज़र नहीं आ रही, और सुनने में यही आ रहा है कि वहाँ पर भी मुसाफिरों को इसी तरह की मुश्किलात हैं, क्योंकि ज़ाहिर है कराची के अंदर भी अंदरून से इनके अंदर लोग जाते हैं, मुख्तलिफ शहरों मुख्तलिफ इलाकों से लोग वहाँ पर रहते भी हैं, तो वो अपने आबाई इलाकों में जहाँ ट्रैवल करने की कोशिश करते हैं उनको क्या चैलेंजेस हैं। तो इस हवाले से इकरा अवान हमारे साथ मौजूद हैं। जी बताइएगा इकरा। बिल्कुल, अगर हम ईद की बात करते हैं तो ईद के त्यौहार के मौके पर तमाम लोगों की यही ख्वाहिश होती है कि वो कुर्बानी का फरीज़ा जो है वो अपने घर में जाकर अदा करें और अपने प्यारों के साथ जो है वो ईद बनाई जाए। अगर ईद की बात करते हैं तो ईद आते ही तमाम तर ट्रांसपोर्ट के जो किराए में इजाफा हो जाता है। मेरे साथ इस वक्त मुसाफिर मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि इन्होंने कहाँ सफ़र करना है और कितना किराए में जो है वो इजाफा। किराया की बढ़ाई की बात है वो तो 500 तक इन्होंने बढ़ा दिया है, तो 100 जो मजबूरियां हैं, हमने पहुंचना है। हमने जो ईद का जो त्यौहार है वो हमने अपने घर वालों के साथ, अपने प्यारों के साथ, अपने यार दोस्तों के साथ अपने इलाके में ही मनानी है, तो इसलिए हमें जो है ना बस का चॉइस करना पड़ा और बस में जो हमें जाना पड़ा। इसलिए हमने 5 दिन पहले यहाँ पे टिकट किए, फिर भी बड़ी मुश्किल से मिला है, और उसमें हमें जो है ना बढ़ा के दिया है, 500-600 रुपये बढ़ा के दिए है। इतनी महंगाई हम उसको बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। मेरे साथ मुसाफिर मौजूद थे और उनका यही कहना है कि बसेस के किरायों में जो है वो 500 से 600 रुपये तक का इजाफा कर दिया गया है। कराची से जो अंदरूनी शहरों को जा रही है उनमें नवाबशाह के लिए बस रवाना की जा रही है, सखर रवाना की जा रही है, इस्लामाबाद के लिए बसेस जो है वो रवाना हो रही हैं। और मुसाफिरों का यही कहना है कि अगर हम सखर की बात करते हैं तो सखर का जो किराया है वो 1100 से 1200 रुपये और आम रूटीन में वो 800-900 रुपये किराया जो है वो बढ़कर अपने शहर को सफ़र करते हैं। अगर हम इस्लामाबाद की बात करें तो इस्लामाबाद का जो बस का किराया है वो 5500 आम रूटीन में लिया जाता है, मगर ईद का त्यौहार आते ही 500 रुपये किराया बढ़ाकर 6000 रुपये कर दिया गया है। मुसाफिरों का कहना है कि उन्होंने ईद अपनों में मनानी है, अपनों में जाकर उन्होंने ईद के त्यौहार को सेलिब्रेट करना है, तो उनकी मजबूरी है, मजबूरी के बायस उन्हें जो है वो किराया इजाफी पे करना पड़ता है। जब हमारी यहाँ पर ट्रांसपोर्टर से बात हुई तो उनका यही कहना था कि मुसाफिरों को अच्छे से फैसिलिटेट करने के लिए उन्होंने तमाम तर उनकी ज़रूरियात का ख्याल रखे और एडवांस बुकिंग का ऑप्शन उनके लिए इसलिए रखा है ताकि वो मुसाफिर आराम से जो है वो पहले आएँ, बुकिंग करवाएं और अपने सफ़र को जो है वो आरामदा बना सके। और यहाँ पर जो मुसाफिर हैं वो कराची से अंदरूनी शहरों के लिए सफ़र करने के लिए यहाँ पर बस स्टॉप्स पर मौजूद हैं और शहरियों का खासा रश यहाँ पर मौजूद है। थैंक यू वेरी मच इकरा, बहुत शुक्रिया आप इस हवाले से अपडेट करी थी। दैट्स सो अनफॉर्चुनेट एंड सैड के लोगों को ईद के त्यौहार के ऊपर फैसिलिटेट करने की बजाय यहाँ पे इस तरह से ज़्यादा मनमाने किरायों का वसूली हो या दीगर मामलात हों, दीगर मुश्किलात हों, ये कोई अच्छा रिवाज नहीं है। फिर एज ए नेशन हम कंप्लेन सिर्फ स्टेट से करते हैं या इदारों से करते हैं, हम एज ए नेशन भी तो सही लोग नहीं हैं इस मामले में। चलिए जी इस्लामाबाद का रुख कर लेते हैं, वहाँ पे उस्मान मुग़ल हमारे साथ मौजूद हैं। इस्लामाबाद की क्या सूरत हाल है उस्मान, बताइएगा। बड़ी ईद की आज से तातीलात का बाकायदा तौर पर आगाज़ होगा, लेकिन परदेसी जो है वो अपने आबाई इलाकों में बड़ी ईद की बड़ी खुशियों का मज़ा दुबाला करने के लिए मुख्तलिफ जो बस स्टॉप्स हैं वहाँ से अपने आबाई इलाकों को रवाना होना शुरू हो चुके हैं। मुतादिद परदेसी जो है वो इस वक्त रावलपिंडी और इस्लामाबाद का जो संगम है फैज़ाबाद यहाँ पर मौजूद हैं और वो ये शिकवा करते हुए नज़र आ रहे हैं कि एक तो किरायों में कमी नहीं की गई और दूसरी जानिब जो ट्रांसपोर्ट माफिया है वो बैन सूबाई और बैन अज़लाई कोचेज़ जो हैं वो यहाँ पर मौजूद नहीं है और ये कहा जा रहा है कि गाड़ियाँ मौजूद ना होने की वजह से जो परदेसी हैं वो अपने आबाई इलाकों में रवानगी के हवाले से उनको शदीद जो वो मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। इस वक्त कुछ मुसाफिर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। बताएं, किरायों में कमी नहीं की गई, आप इंतज़ार कर रहे हैं, क्या वजह, गाड़ी नहीं मिली, क्या इशू हुआ? बस गाड़ी नहीं मिली, अब रश देख रहे हो कितना रश है, यह गाड़ी का प्रॉब्लम है। अभी कुछ नहीं कह सकते कि घर कब तक पहुंचेंगे। तो ये बताएं, इंतज़ार ज़रूर होता होगा कि आप भी अपने बच्चों के साथ, अपने फैमिली मेम्बरान के साथ ईद करें, अगर गाड़ी नहीं मिली तो क्या करेंगे? बस ज़ाहिर बात है वापस जाएंगे और क्या करेंगे। जी, आपने इनकी गुफ्तगू सुनी है और इनका ये कहना है कि हर परदेसी का ये दिल चाहता है कि वो अपने जो फैमिली मेम्बरान हैं, जो अपने वालिदैन हैं, बहन भाई हैं, बच्चे हैं, उनके साथ ईद करें। उन्होंने ये ज़िला इंतज़ामिया से मुतालबा किया कि फौरी तौर पर न सिर्फ किरायों में कमी जो है वो की जाए बल्कि आबाई इलाकों में रवानगी के हवाले से गाड़ियाँ जो हैं उनकी दस्तयाबी को भी यकीनी बनाया जाए। जी थैंक यू वेरी मच उस्मान, आपका भी बहुत शुक्रिया। इकरा हमें कराची से अपडेट करी थी और जाबिर हमें लाहौर से अपडेट कर रहे थे। आप तीनों नुमाइंदगान का बहुत शुक्रिया। हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग पब्लिक।
बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक। अब आपको दिखाएंगे हमारा सेगमेंट लेजेंड्स ऑफ लाहौर, और आज आपकी मुलाकात हम एक लेजेंड से करवाएंगे और लाहौर के विरसे के हवाले से जानेंगे। देखते हैं लेजेंड्स ऑफ लाहौर। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ लेजेंड्स ऑफ लाहौर के साथ आर्किटेक्ट नवीन ज़मान, और आज हम मौजूद हैं वर्ल्ड सिटी लाहौर दिल्ली गेट पे। सो बेसिकली आज हम यहाँ पे बात करेंगे आर्किटेक्चरल हेरिटेज पे एंड आर्ट एंड कल्चर ऑफ लाहौर पे। सो लाहौर अवारगी जो कि मैंने इनिशिएट किया एज अ पर्सनल प्रोजेक्ट, इसके अंदर हमने बेसिकली 2020 के अंदर इसकी बुनियाद रखी, और लाहौर अवारगी जो स्पेसिफिकली इसका नाम है वो इस तरह से मुजस्सम हुआ कि लाहौर जो कि एक तारीख़ी शहर है, इसके साथ अगर हम टूरिज़म को और इसके आर्ट एंड कल्चर की फ़रोग के लिए इसको साथ हम अगर जोड़ दें तो लाहौर अवारगी जो है, या लोगों का घूमना फिरना या लोगों का मिलना जुलना, एक आवारा इंसान की तरह जो कि घूमता है और सीखता है डिफरेंट चीज़ें, डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट लोगों से बातचीत करना। सो इन सब को हम मिला के अवारगी का नाम दें। सो लाहौर अवारगी के अंदर हमारे डिफरेंट 4 सेक्शंस हैं। हमारी कंपनी जो है वो बेसिकली काम करती है आर्ट के ऊपर, कल्चर के ऊपर, आर्किटेक्चरल हेरिटेज के ऊपर एंड आर्किटेक्चरल टूरिज़म के ऊपर भी। सो आज हमने डिफरेंट सेक्शन जिनको हम एक्सप्लोर करते रहते हैं, उसमें से आज हमारी पहली हमने लाहौर चौपाल अरेंज करवाई। होने लगा दिल बेकरार में, रब्बा मैनू की हो गया दिल जानिए। सो लाहौर चौपाल बेसिकली जो है, हमने एक लाहौर के अंदर इस चीज़ को दोबारा से रिवाइव किया है, जो हमारा पुराना ट्रेडिशन था जिसके अंदर लोग बैठते थे, बातचीत करते थे, गुफ्तगू करते थे, मसलों को हल करते थे। ये उसी तरह से है जिस तरह से हमारे पुराने ज़माने में पंचायत लगा करती थी। सो उस कॉन्सेप्ट को लेके, उन चीज़ों को लेके हमने एक लाहौर चौपाल के नाम से एक इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया, जो कि वर्ल्ड सिटी लाहौर के अंदर हमारा दिल्ली गेट के ऊपर डिफरेंट बैठक्स में हमने इसको मुनक्किद किया। हमारी वॉक बेसिकली स्टार्ट हुई सबील वाली गली से, और सबील वाली गली के बाद हम शाही हमाम गए। वहाँ पे हमारे ऑडियंस जो थे उनको हमने अपने आर्किटेक्चरल हेरिटेज के ऊपर और शाही हमाम की आर्ट डेकोरेशन के ऊपर मालूमात फराहम की। इसके साथ साथ वहाँ पे हमने डिफरेंट लोकल आर्टिस्ट जो थे, जिस तरह घड़ा बजाने वाले हैं, सिंगर्स हैं, उनको अपने साथ इंगेज किया ताकि यहाँ के जो फ़न है उसको हम मज़ीद उभारें और हमारी पब्लिक तक, हमारे ऑडियंस तक हम उनको लेके जाएं। और स्पेसिफ़िकली हमारे साथ कुछ गेस्ट ऐसे थे जो कि आर्ट बैकग्राउंड से थे, आर्टिस्ट थे, वो लोग भी हमारे साथ उन्होंने शिरकत की। जहाँ तक ताल्लुक़ है लाहौर के हेरिटेज का, तो लाहौर बहुत ही कदीमी शहर है जिसको बहुत बार उजाड़ा गया और फिर दोबारा से बसाया भी गया। सो इसकी हिस्ट्री अगर हम देखें तो हमें हिंदू ज़माने से ही इसकी हिस्ट्री हमें मालूम होती है, जिसके बाद यहाँ पे गज़नवीद भी आए, उन्होंने इस एरिया को कॉन्कर किया, गौरिद्स आए, उन्होंने इसको कॉन्कर किया, फिर मुग़लों ने इसको उजाड़ा और फिर बसाया, और उसके बाद फिर सिख दौर आया, फिर ब्रिटिश राज आया। तो हमारे पास एक लाहौर की पूरी टाइम लाइन मौजूद है जिसकी हमारी हिस्टोरिक बुक्स जो हैं वो इस चीज़ का एविडेंस है कि हमारा कल्चर और हमारा लाहौर का जो आर्किटेक्चरल हेरिटेज है वो कितना ज़रूरी है कि लोग उस चीज़ को जानें और लोग उस चीज़ के ऊपर बात करना शुरू करें। सो लाहौर अवारगी जो है वो लाहौर को जानने के लिए इसलिए ज़रूरी है कि हम अपनी जगह पे बैठ के हम लोगों से मिले बगैर, हम लोगों से कम्युनिकेट किए बगैर, यहाँ हम अपने घरों के अंदर हम लाहौर को नहीं जान सकते। तो हमें बाहर निकलने की ज़रूरत है, हमें डिफरेंट जो आर्ट गैदरिंग्स होती हैं उनके ऊपर जाने के। इस टाइम पे लाहौर में बहुत सारी आर्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं कि जो बहुत पॉजिटिव तरीके से हमारे इस काम को सर अंजाम हमारे साथ दे रही हैं। बट लाहौर अवारगी जो है उसकी ख़ास बात ये है, यहाँ आप कह सकते हैं कि लाहौर अवारगी इस वजह से इतनी डिफरेंट है क्योंकि हम बेसिकली काम कर रहे हैं आर्ट एंड कल्चर के लिए तो कर ही रहे हैं, बट लोगों के अंदर आर्किटेक्चर का जो शाउर है वो बहुत कम है, जिसको बहुत सारे गाँव पिंडों में पंचायत के नाम से भी जाना चाहता है। ठीक है, वो आपस में वोटिंग भी करते थे कि किसका फैसला ठीक है, किसका फैसला गलत है, किस बात को हमें प्रमोट करना चाहिए, कौन सी बात हमारी सोसाइटी के लिए ठीक नहीं है। ठीक है, सो जो चौपाल थी वो बेसिकली एक इंटरैक्टिव सेशन होता था जिसके अंदर सब लोग गुफ्तगू करके एक आइडिया के ऊपर बात करते थे, एक डिबेट करते थे जो कि एक पॉजिटिव या ओपन एंडेड भी हो सकती थी और एक पॉजिटिव डायरेक्शन में होती थी। सो फैसले किए जाते थे। आज जो हमारी चौपाल को रिवाइव करने का मकसद है लाहौर के अंदर, वो बेसिकली ये है कि हम आपस में बात करना ही छोड़ दें। सो ये चीज़ें जो हैं वो लाहौर अवारगी को बाकी ऑर्गेनाइजेशंस या बाकी प्लेटफॉर्म से डिफरेंट करती हैं कि
कि हम ना सिर्फ हम आर्ट और कल्चर की बात करते हैं, बट हम आर्किटेक्चर को मेन फोकस बनाते हैं कि किस तरह से जो आपका रहने सहने का तरीका है या आपकी जो बिल्डिंग्स हैं वो किस तरह से आपके इन्वायरमेंट को आपको इफ़ेक्ट करती है। एट द एंड आई वुड लाइक टू पे माई ग्रेटिट्यूड एंड थैंक्स टू लेजेंड्स ऑफ लाहौर, जिन्होंने हमारी मेहनत को, जिन्होंने हमारी कोशिशों को रिकग्नाइज़ किया और हमारे साथ जो है वो कोलैबोरेट करके इस इवेंट को पूरा रिकॉर्ड किया। और आप लोग जो इस वक्त इस वीडियो को देख रहे हैं, ये पैगाम आप तक पहुँच सका, तो हम इनके बहुत शुक्रगुजार हैं। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक। प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे कराची के हवाले से। स्ट्रीट क्राइम को लेके कराची को हमेशा से बहुत ज़्यादा इशू रहा है। ऐसे में पुलिस अपने तौर पे कोशिश करती है, दायरे करते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो क्राइम रेशो है वो कराची में बहुत ज़्यादा है। लेकिन अच्छी खबर ये है कि जी कराची का जो सेफ़ सिटी मंसूबा है वो आखिरी मराहल में दाखिल हो चुका है और पुलिस हुकाम के मुताबिक जी ये सेफ़ सिटी का जो प्रोजेक्ट है ना सिर्फ जराइम को कंट्रोल करने में हेल्पफुल रहेगा, बल्कि अवामी जो शिकायत हैं उनके ऊपर भी एक्शन लिया जाएगा। कराची सेफ़ सिटी में मज़ीद क्या सहूलियात होंगी, इस प्रोजेक्ट के हवाले से हम थोड़ी सी डिटेल्स भी लेंगे, बात भी करेंगे कि कराची को स्ट्रीट क्राइम को लेकर या ओवरऑल क्राइम को लेकर जो चैलेंजेस हैं, क्या ये मंसूबा उसमें हेल्पफुल साबित होगा या नहीं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं डीजी सिंध सेफ सिटी अथॉरिटी आसिफ एजाज शेख साहब। बहुत शुक्रिया आसिफ साहब कि आपने हमें ज्वाइन किया गुड मॉर्निंग पब्लिक में। आई होप यू आर डूइंग वेल। हम ज़रूर चाहेंगे कि इस प्रोजेक्ट के हवाले से आप हमारे देखने वालों को बताएं। गालिबन ये 4 अरब रुपए का मंसूबा है, आवाम के लिए क्या सहूलियात होंगी, जो स्ट्रीट क्राइम का एक चैलेंज है बहुत बड़ा कराची को दरपेश, क्या उस पर काबू पाने में हेल्पफुल रहेगा? वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू वेरी मच जी। ये जो कराची सेफ सिटी का प्रोजेक्ट है, ये नो डाउट बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है और द नीड ऑफ द आवर था। इस पर ये स्टार्ट हो गया है और गवर्नमेंट ने 4 बिलियन रुपीज़ रिलीज़ कर दिए हैं, जो कि एनआरटीसी कर रही है। ये टर्न की प्रोजेक्ट है। टर्न की से मुराद ये होती है कि एनआरटीसी करके हमें दे देगी। बहरहाल उसके अंदर ये 4 बिलियन उनको दे दिए गए हैं एडवांस पेमेंट के तौर पे और ग्राउंड वर्क स्टार्ट कुछ दिनों में आपको नज़र आएगा। जहाँ तक क्राइम की बात है, नेचुरली आजकल अगर आप देखें कि बाहर भी जाते हैं तो कहीं आपको पुलिस नज़र नहीं आती है, तो कैसे वो क्राइम लोग फाइट करते हैं। क्राइम रेट उधर बहुत कम है, नो डाउट क्राइम तो होता है लेकिन कम क्राइम रेट है, वायलेंस वाला क्राइम कम नज़र आता है। तो दैट इज़ विद द हेल्प ऑफ द टेक्नोलॉजी। और इस वक्त जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है नेचुरली दैट इज़ द CCTV कैमराज। आपने भी देखा होगा कोई वारदात होती है कहीं भी पाकिस्तान में, दुनिया में, तो वी गो फॉर द CCTV कैमराज। उसके बाद उस पर आगे लीड्स लेके फिर शुरू करते हैं काम। तो ये ज़ाहिर बात है, अभी पहला जो फेज़ है इसके अंदर 1300 कैमराज हैं जो लगेंगे और हमारी मेन कमांड एंड कंट्रोल बिल्डिंग बननी है। ठीक है आसिफ साहब, ज़रूर बताइएगा, क्योंकि ज़ाहिर है स्ट्रीट क्राइम हमने अभी माजी के अंदर भी वाक़यात ऐसे देखे हैं और जहाँ पर हम अभी की रीसेंट टाइम्स की भी बात करें, बहुत सारे ऐसे क्राइम्स हो रहे हैं जिसमें लोगों की जानें जा रही हैं, एक मामूली मोबाइल छीनने से लेकर दीगर चीज़ों को लेकर। अब ये एक ऐसा अलमिया है अनफॉर्चुनेटली कि यंग बच्चे बच्चियाँ इसका शिकार भी हो रहे हैं और इस क्राइम्स के अंदर यंग बच्चे इन्वॉल्व भी हैं। हम ज़रूर चाहेंगे इसका मैकेनिज़्म क्या होगा, जो 1300 कैमराज आप इंस्टॉल करने जा रहे हैं कराची के अंदर, और कहाँ कहाँ पे होगा, और ये जो अवामी शिकायत का मामला है इस हवाले से भी बताइएगा। ठीक है, हम दोबारा से राबता करने की कोशिश करते हैं जी। लाहौर के अंदर भी अनफॉर्चुनेटली हमने वाक़यात देखे हैं, लेकिन कराची को हम ज़रूर डिस्कस करेंगे क्योंकि ये कराची का सिर्फ अभी का मसला नहीं है, ये हमेशा से जब से हम सुनते आ रहे हैं कराची में जो स्ट्रीट क्राइम है वो कम होने की बजाय बढ़ता ही चला जा रहा है और उसकी बहुत सारी वजूहात हैं। लेकिन जिस तरह से हमने पिछले कुछ दिनों में देखा कि मोबाइल छीनते हुए या मोटरसाइकिल छीनते हुए या गाड़ी छीनते हुए लोगों को गोलियाँ मारकर उधर ही मारकर चले जाते हैं ये जो क्रिमिनल्स हैं, और जाहिर है इन क्रिमिनल्स के लिए एक प्रॉपर मैकेनिज़्म या उस तरह की चीज़ें अवेलेबल नहीं। अच्छा आसिफ साहब, मेरा आपसे, आई होप कि आप मुझे सुन पा रहे हैं, मेरा सवाल यही था कि जो आप लोग को 1300 कैमराज इंस्टॉल करने जा रहे हैं, कहाँ कहाँ होंगे, मेन शाहराहों पे होंगे, और जिस तरह से यहाँ पर मुश्किलात हैं शहरियों को, उन इलाकों को आपने ज़्यादा फोकस में रखा है? जी बिल्कुल ऐसे ही है। ये मैं आपको बताता हूँ कि ये पहला फेज़ है जिसके अंदर 1300 कैमराज लग रहे हैं। टोटल जो कैमराज लगेंगे वो 12,000 हैं, जो कि 10,000 नए कैमराज हैं और अपग्रेडेशन ऑफ 2,000 एग्जिस्टिंग कैमराज की होगी। जो पहला फेज़ है 1300 कैमराज का,
वो रेड जोन ऑन एयरपोर्ट कॉरिडोर को कवर कर रहा है। इसमें ज़ाहिर बात है ये कैमरास क्राइम को फाइट करने में हमें मदद देंगे। इन कैमरास के अंदर ANPR का यानी कि नंबर प्लेट को रीड करने का फीचर एंड FR फेशियल रिकग्निशन, फेस को रीड करने का, ये 2 मेन फीचर्स होंगे। और ये जब कमांड एंड कंट्रोल रूम से लिंक्ड अप होगा तो वहाँ पे तमाम एजेंसीज का डेटा होगा। तमाम एजेंसी से मुराद ये है कि पुलिस का CRO रिकॉर्ड होगा, एक्साइज का डेटा होगा, नादरा का डेटा होगा और जो बाकी हमारे डिफरेंट पुलिस के डेटाज हैं वो सारे ये इंटरलिंक्ड होंगे। तो इसका फ़ायदा ये होगा कि जब भी कोई बंदा क्राइम करेगा या कोई वांटेड बंदा है तो वो फौरी तौर पे पकड़ा जाएगा। अच्छा, इसमें दूसरा एक और बड़ी अच्छी चीज़ ये है कि तमाम इदारों के लोग बैठे होंगे। तमाम इदारों से मुराद मेरी ये है सिविक एजेंसीज, यानी कि KEC के लोग भी होंगे, वाटर एंड सीवरेज बोर्ड के लोग भी होंगे और बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के लोग भी होंगे, फायर ब्रिगेड के भी होंगे। आप जो भी इदारा सिविक नेम करें वो यहाँ पे बैठे होंगे। वो क्यों बैठे होंगे? वो फ़ायदा ये होगा कि अगर कहीं पे लाइट नहीं है, बंदे ने 15 पे फ़ोन कर दिया, 15 की टीम भी बैठी होगी, हम KEC वालों को बोलेंगे देखिए यहाँ पे लाइट नहीं है, 1 घंटे से काइंडली अपनी गाड़ी मूव कराएं, तो वो फ़ौरन अपनी गाड़ी मूव कराएंगे। एक कोऑर्डिनेशन मैकेनिज्म भी बेहतर बन जाएगा। ठीक है। तो सेफ सिटी अगर आप देखें वो सिर्फ क्राइम को फाइट नहीं करती। सेफ सिटी का कंसेप्ट क्या है? एक ऐसी सिटी जो कि लोगों के लिए सेफ हो। आप जा रही हैं, आपकी गाड़ी का टायर पंचर हो गया, यू नीड हेल्प, आपको कौन हेल्प करेगा? तो आपने कॉल की हमारे नंबर पे, टीम कोई ना कोई वहाँ पे पहुँच जाएगी। नॉट नेसेसरी कि पुलिस पहुँचेगी, हो सकता है कोई सिविक इदारा पहुँच जाए, वो लेके मतलब आप गाड़ी ख़राब है, आपको मैकेनिक चाहिए, पुलिस के पास मैकेनिक लेके नहीं आएंगे। तो कोई ऐसा इदारा होना चाहिए जो कि मैकेनिक लेके आपके पास आ जाए, आपको हेल्प मिल जाए। फिर एक और हम एडिशनल फीचर लेके आ रहे हैं जिस पे NRTC से हम स्टडी कर रहे हैं, बल्कि 2 फीचर्स ला रहे हैं। नंबर 1 इज़ दैट पैनिक बटन। हमारे जहाँ पे कैमरेज लगे होंगे, जहाँ जहाँ हमारे कैमरेज लगे होंगे उनके नीचे एक पैनिक बटन होगा। आप पैनिक बटन को टच करेंगे तो वहाँ से इमीडिएटली वो दायरी बात है कैमरा लगा होगा, हम फीड देखना शुरू कर देंगे। फिर उस पर वॉइस का फीचर होगा, आप बात करेंगी, हम आपको रिप्लाई करेंगे, आपका जो भी प्रॉब्लम होगा सुनेंगे, उसको इमीडिएटली कोशिश करेंगे, हल करेंगे। और हमारी कल ही NRTC से मुलाकात हुई है जिसमें CM साहब ने, होम मिनिस्टर साहब ने खास तौर पे मैं कहा साइबर सिक्योरिटी को टच करें, उस पर स्टडी शुरू कर दी है। साइबर सिक्योरिटी का फीचर भी हम इसमें लेके आ रहे हैं। ठीक है इजाज़ साहब, ये जो आसिफ साहब आपने बात की ना, मुझे लग रहा है मैं किसी बाहर के मुल्क की या यूरोपियन वर्ल्ड की बात कर रही हूँ जहाँ पे सब हो गए। आई विश कि आप लोग जो एफर्ट्स पुट कर रहे हैं या जो आप लोगों के प्लान्स हैं इनको एग्जीक्यूट करने में भी आप लोग उसी तरह से कामयाब हो, क्योंकि नॉर्मली इन जनरल हमने देखा है जब भी इस तरह का कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है तो इदारों की जो आपस में कोऑर्डिनेशन है वो बहुत बड़ा मरहला होती है किसी के लिए भी इसको करना, क्योंकि सारे इदारों को एक पेज के ऊपर आना, क्योंकि यहाँ पर कोई अपनी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं होता है। एंड आई एम ग्लैड कि अगर आप लोग इस मंसूबे पे इतना सीरियसली सोच रहे हैं। आपने खुद कहा, हम चूँकि मैं लाहौर में रहती हूँ तो मुझे पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी के हवाले से थोड़ा सा आइडिया है आपकी। यहाँ पर जो मुख्तलिफ जगहों पर हमने देखा है कि कुछ चीज़ें तो बड़ी हेल्पफुल रही हैं कि लोगों को या क्राइम रेशो कंट्रोल करने के हवाले से काफ़ी चीज़ें बेहतरीन, लेकिन कराची एक बहुत बड़ा शहर है और वहाँ के मसाइल भी उसकी तरह बहुत बड़े हैं। जो आपने कैमरास की बात की है या पैनिक बटन की बात की है, दीगर सेफ सिटी को करने के हवाले से बात की है, आप क्या समझते हैं इसका जो आप लोगों ने टारगेट रखा है कि इन चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए इस प्रोजेक्ट की कंप्लीशन के बाद क्या टारगेट होगा, और इससे इन टारगेट्स को अचीव करने के लिए जो टाइमलाइन है उसके हवाले से भी बताइएगा। बड़ा वैलिड क्वेश्चन है आपका ये टाइमलाइंस का। टाइमलाइन जो है वो हमारा ये जो पहला फेज़ है इसका 2 साल का है। आज से 2 साल का आप लगा लें, बल्कि 15 दिन से 2 साल का लगा लें। सॉल्यूशन जो है, जो कैमराज हैं उनकी इंस्टॉलेशन जो है वो तो 1 साल में कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है। जो बाकी बिल्डिंग है इट विल टेक 2 ईयर्स। और जो अगर आप बात करें कि 12,000 पूरे कैमरे का तो वो 3 से 4 साल का है, नंबर 1। नंबर 2, आपने कहा कि कोऑर्डिनेशन का इशू आएगा, नेचुरली इट इज़ देयर, वो आता है, प्रॉब्लम होता है। लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि सिंध गवर्नमेंट जो है इट इज़ कमिटेड। चीफ मिनिस्टर साहब, होम मिनिस्टर साहब ने 12 मीटिंग्स की हैं और मेरे छोटे छोटे जो इश्यूज़ होते हैं वो उन्होंने इमीडिएटली रिजॉल्व किया है। और चीफ सेक्रेटरी साहब भी इसको ख़ास तौर पे देख रहे हैं, IG साहब भी देख रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि इश्यूज़ आएंगे, नो डाउट बॉटलनेक्स आएंगे, बट इंशाल्लाह ताला वो मिलजुल के हल करेंगे। बाकी ये है कि इट इज़ अ बिग प्रोजेक्ट। उसमें ज़ाहिर बात है, आपने जैसे बताया कि लाहौर का आपने देखा है, लाहौर का सेफ सिटी का मैंने देखा है। हमने लाहौर की स्टडी की है पूरी, इस्लामाबाद की स्टडी की है, डिफरेंट कंट्रीज़ की स्टडी की है। नेचुरली हमारा डायनामिक्स के हिसाब से
जो एटमॉस्फेयर के हिसाब से हमारे लिए हमारी वाली स्टडी इंपॉर्टेंट है। उनकी शॉर्टकमिंग्स देखी हैं हमने, हम कोशिश कर रहे हैं कि उनको ओवरकम करें और मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला हम करेंगे। साथ साथ ये है कि मैं तो मीडिया को भी इनवाइट करता हूँ कि जब हम ये स्टार्ट कर रहे हैं उनके लोगों को भी प्रोजेक्ट में शामिल करेंगे ताकि वो आगे देखें कि व्हाट वी आर डूइंग। ये जो पैसा लग रहा है 4 बिलियन अभी लग रहा है, ये आप लोगों के टैक्सों का पैसा है। तो हम आपके ऊपर अकाउंटेबल हैं। आस्क अस के व्हाट वी आर डूइंग, हम कैमरे कौन से लगा रहे हैं, सही लगा रहे हैं, गलत लगा रहे हैं, हमारा सॉल्यूशन क्या है, हमारे पास क्या फीचर्स हैं, डेटा हमारा कितने साल के लिए रिस्टोर हम करेंगे, सेव करके रखेंगे। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि हम आपको बताते भी रहेंगे। वी आर ओपन टू यू। ठीक हो गया, ये तो आपने अच्छी बात की है, लेकिन चूंकि आपने खुद भी कहा कि 2 साल का आप लोगों ने टाइमलाइन रखी है, लेकिन कराची के अंदर मंसूबों को लेकर अनफॉर्चुनेटली कुछ ट्रैक रिकॉर्ड इतना अच्छा नहीं है। जो मंसूबा शुरू होता है उसकी कंप्लीशन भी एक बहुत बड़ा मरहला होती है। तो इस बात को मेक श्योर किया जाना कि जो आपके पास फ़ंड्स हैं जो अभी आपको रिलीज़ किए गए हैं और उसके बाद अगर आपको मज़ीद फ़ंड्स रिक्वायर्ड होंगे तो आपकी जो कॉपरेशन है इदारों की आपके साथ, वो किस तरह से आप लोग होपफुल है। और 2 साल के अंदर अगर ये कंप्लीशन की तरफ नहीं जाता तो प्लान बी क्या हो सकता है? अल्लाह ना करे कंप्लीशन की तरफ ना जाए। हम इफ़ एंड बट की सिचुएशन बात करते हैं, कराची में K4 हो, ग्रीन लाइन हो, इस तरह के मंसूबे अभी तक कंप्लीशन के उस फेज़ में नहीं आए हैं। देखिए टोटल मैं आपको और डिटेल्स थोड़ी बता दूं। जो प्रोजेक्ट कॉस्ट है फेज़ 1 की, दैट इज़ 6.5 बिलियन। ठीक है। जो NRTC से हमने कॉन्ट्रैक्ट किया है दैट इज़ 5.6 बिलियन, 1 बिलियन लेस। ओके। उसके बाद उनको 71% एडवांस पेमेंट कर दी गई, यानी कि 5.6 बिलियन से 4 बिलियन एडवांस दे दिए गए हैं। ठीक है। ये 2 हफ्ते पहले उनको दे दिए हैं। ठीक है। अब फंड्स का इशू नहीं है। ओके। देयर इज नो इशू ऑफ फंड्स। अब एग्जीक्यूशन आती है। एग्जीक्यूशन में ये चलें, आपको मैं बताता जाता हूँ कि ये अभी के जी कैमरेज कराची पहुंच चुके हैं। ओके। पोल का डिज़ाइन तैयार हो चुका है, हमारे पास 2 पोल्स रेडी हैं। हमने रिस्पांस जो टीम्स हैं, हमारी रिस्पांस व्हीकल्स जो होंगी, जो कि कराची सेफ सिटी की पहले फेज़ की 1300 की 23 हैं, जिसमें से 5 मॉडल कार्स तैयार हो चुकी हैं। ठीक है। तो वो अभी कुछ दिनों में चीज़ें आपको रोड पे आना शुरू हो जाएंगी। आप देखेंगे कि गाड़ियाँ भी नज़र आएंगी, रिस्पांस टीम्स नज़र आएंगी, कैमरा लगना शुरू हो जाएगा। तो मेरे ख्याल में टाइम का कोई इशू नहीं है क्योंकि पेमेंट हो चुकी है। पेमेंट इज़ नो इशू, पेमेंट हमने कर दी है। अब एग्जीक्यूशन के अंदर कोई हिचेज ना आए, ROW के इश्यूज आते हैं, लेकिन उसके अंदर मेयर कराची साहब, मिनिस्टर साहब, ये सारे ऑन बोर्ड हैं। तो सब उसको बहुत वो डे टू डे बेसिस पे मुझसे प्रोग्रेस ले रहे हैं। मैं NRTC के साथ राब्ते में हूँ, तो मुझे उम्मीद है कि डिले होगी नहीं। अगर कोई डिलेज आती हैं तो वो ज़्यादा डिलेज नहीं आएंगी इंशाल्लाह ताला। हमारी कोशिश भी ये है कि डिले ना आए। इंशाल्लाह वी होप द सेम। सर बहुत शुक्रिया, इस हवाले से आपने बहुत अच्छी बात की है कि डिलेज नहीं आएंगे। और कराची वालों के लिए बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि जिस तरह से क्राइम है कराची के अंदर, उस शहर को सेफ बनाना एक बहुत इंपॉर्टेंट टास्क है। अच्छा, कैमराज या टेक्नोलॉजी वाइज मैं ज़रूर ये सवाल करना चाहूँगी। ज़ाहिर है लाहौर के अंदर या पंजाब के अंदर चैलेंजेस रहते हैं समटाइम्स कि जहाँ पे अगर कोई स्ट्रीट क्राइम का वाक़या है तो बाद में पता लगता है जब फुटेजेस के लिए कैमरा नहीं ऑपरेशनल था या कैमरा काम नहीं कर रहा था या इस तरह के मसाइल थे या ख़राब हो चुका था। सो कराची में इस बात को मेक श्योर करना कि जो टेक्नोलॉजी, जो कैमराज, जो क्वालिटी इक्विपमेंट इस्तेमाल किया जा रहा है वो अप टू द मार्क है और आइंदा उसको आने वाले दिनों में इस तरह के कोई मसाइल नहीं होंगे। आपकी बात बहुत वैलिड है कि एक बार चीज़ तो लग गई, आगे उसकी मेंटेनेंस का क्या प्रॉब्लम्स आते हैं। नेचुरली यू आर राइट, बिल्कुल आपका सही है, क्योंकि छोटी मोटी ख़राबी होती है, एक्सपर्ट्स होने चाहिए। तो वो सेफ सिटी में हम एक्सपर्ट्स भी अभी हायर करना शुरू कर रहे हैं, दैट इज़ इन प्रोसेस। और इंशाल्लाह ऐसे इश्यूज़ नहीं आएंगे। मैं एक और बात आपको बता दूं, हम जो कराची में कैमरेज लगा रहे हैं ये 12 मेगापिक्सल हैं। ये कराची पाकिस्तान में कहीं भी नहीं लगे हुए हैं, नो वेयर इन पाकिस्तान। लाहौर में, इस्लामाबाद में भी आप देखें तो 6 मेगापिक्सल के हैं, नंबर 1। नंबर 2, हमारी जो कमांड एंड कंट्रोल रूम की जो स्क्रीन होगी वो 3 फ्लोर पे है और इट इज़ द लार्जेस्ट स्क्रीन इन पाकिस्तान होगी। ये 80 बाय 50 फीट, ये कहीं भी नहीं है। तो हमारी प्लानिंग तो बहुत अच्छी है, बस इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला की मदद से ये कामयाब होगा इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच आसिफ साहब, बहुत शुक्रिया एंड विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह करे कि जो प्रोजेक्ट आप लगाने जा रहे हैं इसकी ये कंप्लीट भी हो और कराची वाले इससे फ़ायदा भी हासिल कर सके। हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग पब्लिक।
वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक। ब्रेक के बाद वापस आ गए जी, और अभी हम बात करने वाले हैं दुनिया भर में हर साल 14 जून को खून अतिया करने वालों का आलमी दिन मनाया जाता है, ताकि जो एक सेफ या आप वॉलंटियर करते हैं, खून अतिया करने वाले जो लोग हैं उनकी तादाद में इजाफा ही हो रहा है। लेकिन ये एक बहुत अच्छी बात है, बहुत नेकी का अमल है, और उन लोगों को डेफिनेटली खराज तहसीन भी पेश किया जाना चाहिए जो बहुत रेगुलर है इस चीज़ में। क्योंकि पाकिस्तान के अंदर अगर हम बात करें तो थैलेसीमिया हो, कैंसर हो, हीमोफीलिया हो, इस तरह की बहुत सारी डिजीज़ हैं जिसमें लोगों को खून की ज़रूरत होती है, और अगर ये डोनर्स ना हो तो उन लोगों के लिए ज़िंदगी कितनी मुश्किल हो जाती है। और इसी वजह से आज हमने सोचा कि बात की जाए और लोगों को इनकरेज भी किया जाए। बहुत सारे मिसकंसेप्शंस भी हैं खून को अतिया करने के हवाले से, और फिर लोगों को कौन से लोग कर सकते हैं, ये कितना सेफ़ है, सारी चीज़ों पे बात करेंगे। डॉक्टर ज़ुनैरा हमारे साथ मौजूद हैं, सुंदस फाउंडेशन से, इनको हम खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू वेरी मच। कैसी हैं आप? जी बिल्कुल ठीक, आप ठीक हैं? बिल्कुल ठीक। डॉक्टर ज़ुनैरा, सबसे पहले तो ये बताएं कि कितना इम्पॉर्टेंट है खून डोनेट करना, और हमें कितनी ज़रूरत है इस तरह के डोनर्स की? फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आई वुड लाइक टू अप्रिशिएट यू कि आप खून का आलमी दिन इस तरह पब्लिकली मना रहे हैं, ताकि लोगों में अवेयरनेस आए खून का अतिया करने की, और उन लोगों की मदद हो जिन लोगों को ज़रूरत होती है। बेसिकली खून का अतिया करना ना सिर्फ किसी इमरजेंसी सूरत हाल में ज़रूरी होता है, जिस तरह किसी का एक्सीडेंट हो गया, ब्लड निकल रहा है, या फिर किसी का ऑपरेशन है उस दौरान, बल्कि उन लोगों को भी ज़रूरत होती है जिस तरह आपने जिक्र किया थैलेसीमिया, हीमोफीलिया, ऐसे लोगों को जिनको क्रॉनिक डिजीज़ है, लाइफ लॉन्ग डिजीज़ है, कि ताउम्र उनको ब्लड की ज़रूरत है। उनका या तो ब्लड बनता नहीं है, जिस तरह थैलेसीमिया के बच्चे होते हैं उनका ब्लड बनता नहीं है, हर महीने उनको ब्लड की ज़रूरत होती है, तो वो ब्लड ना तो हम बना सकते हैं किसी लैब में, ना कहीं से ख़रीद सकते हैं। तो इस तरह आप, मैं या फिर और बाकी सेहतमंद लोग जो हैं वो ब्लड डोनेट करते हैं, तो उनकी ज़िंदगी का सिलसिला साथ साथ जो है चलता रहता है। जिस तरह मैंने बताया हर महीने उनको ब्लड की ज़रूरत होती है, तो हर महीने कोई ना कोई उनको ब्लड देगा, तो फिर ही उनके जो ब्लड है वो उसकी कमी पूरी हो सकेगी, और फर्दर उनका जो है ना ट्रीटमेंट चलता रहेगा। इसी तरह हीमोफीलिया के बच्चे होते हैं जिनका ब्लड अगर चोट लग जाए या फिर वैसे इंटरनल ब्लीड होता रहता है, उसकी कमी हो जाती है खून की, उनको लगाना होता है लाल खून अगर खून की कमी हो जाए, वरना खून में से निकालते हैं हम प्लाज्मा, तो वो उनको वाइट जो है ना ब्लड हम वो लगाते हैं उनको। जी सही, ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर ज़ुनैरा, बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि बड़ा तकलीफ़देह प्रोसेस है खून को डोनेट करना, और हमारे खून देने से क्या होगा, इस तरह की बहुत सारी बातें जो हम अपने इर्द गिर्द सुनते भी हैं। और लोगों को लगता है कि जी हम खून देंगे तो शायद हमारे अंदर ब्लड की कमी हो जाएगी, इस तरह की बातें भी हैं। ज़रा इन चीज़ों को एड्रेस करें जो लोगों के दिमाग में ऐसे वहम है, या कि वाकई ठीक है, ऐसा होता भी है। अच्छा, लेट मी टेल यू कि जब आप ब्लड डोनेट करते हैं उससे पहले किसी भी जगह पर जब आप ब्लड डोनेट करते हैं, फॉर एग्जांपल सुंदस फाउंडेशन में, तो आप आते हैं, डॉक्टर आपका मुकम्मल तौर पर मुआयना करते हैं, आपसे हिस्ट्री लेते हैं। अगर आप बिल्कुल सेहतमंद हैं, फ़िट एंड वेल हैं, आपकी HB हीमोग्लोबिन जो है वो मुकम्मल है, खून की कोई बीमारी नहीं है, तो उसके बाद ब्लड डोनेट करने से जो ब्लड डोनर है, ना तो ये तकलीफ़ दे प्रोसेस है, सिर्फ एक सुई लगती है, वो भी अगर कोई एक्सपर्ट लगा रहा है तो वो भी पेनफुल नहीं होता। उसके बाद ये होता है कि जो खून की कमी होती है थोड़ी सी, वो विदिन 3 मंथ्स आपकी वो पूरी हो जाती है। वैसे भी जो ब्लड होता है वो हर 3 महीने के बाद मतलब हम लोगों में वो चेंज हो रहा होता है, नया बन रहा होता है। तो इट्स बेटर टू डोनेट टू अ नीडी पर्सन। तकलीफ़देह प्रोसेस ये नहीं है कि आप एक सुई लगा के एक बोतल खून की किसी को डोनेट करें। तकलीफ़देह प्रोसेस ये है कि किसी ख़ानदान के 2 या 3 बच्चों को थैलेसीमिया है, उनको ब्लड की ज़रूरत है, 2 या 3 HB है, और हम लोग जिनकी 13 या 14 HB है उनको वो ब्लड ना दें। और तकलीफ़देह प्रोसेस ये है कि माएँ या फिर बच्चे जो हैं वो ब्लड के लिए मतलब वो करते रहें, मांगते रहें, या फिर ये अपील करते रहें कि हम लोगों को ब्लड दिया जाए। ठीक है। अच्छा डॉक्टर ज़ुनैरा, जैसे अभी हम बात भी कर रहे थे कि बहुत सारे ऐसे ब्लड ग्रुप्स हैं जो इजीली अवेलेबल भी होते हैं, लोग डोनेट भी कर देते हैं, लोगों में रुझान होता है कि वो जाते हैं या वो सदका या इस ज़ुमरे में भी लेते हैं इस चीज़ को। कुछ ब्लड ग्रुप्स होते हैं जो बहुत रेयर होते हैं, जैसे हम O नेगेटिव की बात कर रहे हैं, AB पॉजिटिव तो शायद मिल ही जाता है, तो उन लोगों को कितना
कितना ज़रूरत है इस हवाले से वॉलंटियर करने की, क्योंकि ज़ाहिर है एक बच्चा है जिसका एक रेयर ब्लड ग्रुप है, उसको भी तो रिक्वायरमेंट है। आप लोगों को सुंदस फाउंडेशन के अंदर भी बात करूं और ओवरऑल कितने चैलेंजेस होते हैं जब इस तरह का कोई रेयर ब्लड ग्रुप आता है और लोग नहीं होते डोनेट करने के लिए? बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा वर्ड यूज़ किया, इट बिकम्स अ चैलेंज व्हेन यू हैव, जब आपको कोई ब्लड की बीमारी है और उसके साथ आपका ब्लड ग्रुप रेयर है, मतलब ओ नेगेटिव है फॉर एग्जांपल, या ए नेगेटिव है, तो उसके लिए उन लोगों को बढ़ चढ़ के ब्लड के डोनेशन में हिस्सा लेना चाहिए जिनके अपने ब्लड ग्रुप जो हैं और नेगेटिव फैमिली से बिलोंग करते हैं। जिस तरह ए नेगेटिव, बी नेगेटिव या ओ नेगेटिव है, हम सब लोगों को अपना ब्लड ग्रुप पता होना चाहिए। जैसे आईडी कार्ड नंबर होता है, हमें अपना नाम पता होता है, इसी तरह ब्लड ग्रुप भी पता होना चाहिए। और स्पेशली सबको डोनेट करना चाहिए, लेकिन जो रेयर ब्लड ग्रुप हैं, नेगेटिव ब्लड ग्रुप्स हैं, उनको ज़्यादा करना चाहिए, बिकॉज़ ये लोग ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं। बहुत कम मिलता है और फिर जब मिलता है तो उस बंदे को अपना नाम रजिस्टर करवा के एवरी 3 मंथ्स हर कोई डोनेट कर सकता है। और जो नेगेटिव ग्रुप्स वाले हैं उनको लाजमी अपने आप को किसी एक पेशेंट के साथ रजिस्टर कर लेना चाहिए कि अगर आज मैंने ब्लड दिया तो आफ्टर 3 मंथ्स आई विल कांटेक्ट यू, तब तक आपका कोई अरेंज हो गया, कोई और डोनर मिल गया, ठीक है, वरना आई विल डोनेट यू। इस तरह से होना चाहिए सब लोगों का, वॉलंटरीली जो है ना ब्लड डोनेशन, ये बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज़ क्योंकि ये लोग जिनको ऑलरेडी कोई ब्लड की बीमारी है वो ऑलरेडी बहुत तकलीफ़ से गुज़र रहे होते हैं कि कितना उम्र वो इस बीमारी में है, वो उस चीज़ की एक्सेप्टेंस में चल रहे होते हैं, और उसके बाद जो है उनको ब्लड जो लगाने का मरहला है वो हम लोगों को बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए ताकि उनकी ये वाली जो स्ट्रगल है वो कम हो सके। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा डॉक्टर सनेरा, पंजाब के अंदर ब्लड ट्रांसफ्यूजन अथॉरिटी बनाई गई है और उसमें उसको सेंट्रलाइज करने की कोशिश की जा रही है कि इसको एक कॉमन चीज़ बनाया जाए सोसाइटी के अंदर कि आप ब्लड डोनेट करें और आपका बहुत सारे और कोऑर्डिनेशन हो सके बेहतर तमाम इदारों की। सो आप लोगों ने सुंदस फाउंडेशन के साथ इस तरह का कोई आपसे राबिता हुआ है, या इसकी जो ओवरऑल इम्पोर्टेंस है वो क्या आप समझती हैं अफादियत? बिल्कुल, जब तक एक गवर्नमेंट लेवल पे ये बात नहीं उठाई जाएगी तब तक लोगों में इतनी ज़्यादा अवेयरनेस नहीं आएगी। तो जो ब्लड डोनेशन के हवाले से जितनी हमें गाइडलाइंस मिलती हैं वो सब हम सुंदस फाउंडेशन में फ़ॉलो करते हैं, उसकी हम अवेयरनेस करते हैं। जिस तरह किसी कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में हम कैंप लगाते हैं तो ब्लड डोनेशन के हवाले से हम जितनी गाइडलाइंस हैं उनके बारे में पहले उनको अवेयर किया जाता है, फिर मोटिवेट किया जाता है, उन बच्चों के हवाले से बताया जाता है जिनके लिए बेसिकली सुंदस फाउंडेशन या दूसरे इदारे बने हैं, ब्लड इकट्ठा करते हैं, उनके बारे में बताया जाता है ताकि जितनी अवेयरनेस आए, स्कूल लेवल से अवेयरनेस होनी चाहिए बच्चों को। व्हेन दे आर लेस देन 17 तब से अवेयरनेस उनको होनी चाहिए कि जब हम 17 ईयर्स एंड अबव हो जाएंगे तब हमने ब्लड डोनेशन स्टार्ट कर देनी है। तो इस हवाले से सुंदस फाउंडेशन बहुत बढ़ चढ़ के काम कर रहा है। बहुत इस मामले में हम लोग पर्टिकुलर हैं कि स्क्रीन्ड ब्लड, हेल्दी ब्लड दिया जाए, प्रॉपर तरीके से हाइजेनिकली ब्लड जो लेना है उसको लाना है लैब तक, फिर उसकी फर्दर स्क्रीनिंग करनी है और फिर जो बच्चे को लगाना है। थ्रू आउट ये पूरा मुकम्मल एक प्रोसेस बहुत ही एक पर्टिकुलर तरीके से होता है, गाइडलाइंस के मुताबिक होता है, क्योंकि एक बच्चे को हमने ब्लड सारी ज़िंदगी के लिए देना है जब तक वो हमारे पास है, उसकी ज़िंदगी है। तो अगर हम ब्लड ऐसा उसको दे देंगे जो कि हेल्दी नहीं है या स्क्रीन्ड नहीं है तो डेफिनेटली वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। अच्छा, सॉरी डॉक्टर सना, मैं आपको इंटरप्ट करी क्योंकि आपने ये पॉइंट रेस किया कि ब्लड को अच्छे तरीके से कलेक्ट करना, उसको स्क्रीन करना और फिर बच्चे को लगाना, और फिर ब्लड को फॉर द लॉन्गर टाइम उसको प्रिजर्व करना, और क्योंकि अगर वो फौरी इस्तेमाल नहीं हो रहा तो ज़ाहिर है उसको आपके स्टोरेज और उस चीज़ों में, ये सारी चीज़ें, ये फैसिलिटीज़ हमारे पास अप टू द मार्क हैं जिसमें हमें चैलेंज नहीं है। मोर देन अप टू द मार्क यू कैन से, आई वुड से कि कोई भी बंदा जो कि जिस तरह सुंदस फाउंडेशन एक चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है, वी कलेक्ट चैरिटी, जिस तरह डोनेशन है, तो उसके बाद हम ये सारा बच्चों का जो एक प्रोसेस है वो लेकर चलते हैं। तो जो भी डोनर है हमारे पास वो हमें आए, वो विज़िट करे, वो लैब को विज़िट करे, वो बच्चों से बातचीत करे, थ्रू आउट हमारा सारा काम देखे। दैट्स हाउ ओपन वी आर।
कि इस तरह से हम अगर फॉर एग्जांपल आप डोनेट करती हैं हमें ब्लड, आपकी सारी डिटेल्स लेंगे, पहले आपकी मेडिकल हिस्ट्री लेंगे, आपका चेकअप करेंगे, असेसमेंट होगी, फिर आपका जो ब्लड जाएगा लैब में उसकी ब्लड ग्रुपिंग, स्क्रीनिंग, हेपेटाइटिस बी, सी, सिफिलिस, एड्स, वो सारी रिपोर्ट्स होंगी। वो ना सिर्फ उस बच्चे के फाइल के साथ अटैच होंगी जिसको वो ब्लड लग रहा है, बल्कि आपके साथ भी शेयर होंगी वो। तो व्हेनेवर यू डोनेट ब्लड, आपकी कुछ रिपोर्ट्स हैं, जो कुछ स्क्रीनिंग के टेस्ट होते हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाते हैं, ऐसा होता है। तो ताकि हम अपने बच्चों के लिए ज़्यादा पर्टिकुलर होते हैं कि जिसको ब्लड लग रहा है वो बिल्कुल हेल्दी हो, स्क्रीन्ड हो, ताकि ऑलरेडी जो उसको एक डिजीज़ है उसके ऑन टॉप उसको कोई और बीमारी जो है ना खून लगने की वजह से ना हो जाए। ठीक है। अच्छा डॉक्टर ज़ुनैरा, अब जैसे ज़ाहिर एक बच्चा है, उसको सारी ज़िंदगी ब्लड लगना है, और आपके पास बहुत सारे बच्चे हैं, क्या आपके पास कितने रजिस्टर्ड डोनर्स हैं जो रेगुलरली ब्लड डोनेट करते हैं? और उनकी डोनेशन, अब ज़ाहिर है चैलेंज तो रहता है, जितने ज़्यादा बच्चे आप लोग करेंगे उनको अकोमोडेट करना, उनको ब्लड लगना, सो उन रजिस्टर्ड डोनर्स के हवाले से बताएंगे। मैं ज़रूर चाहूँगी आप लोगों को अपने खुद से भी कहें कि डोनेशन करने से कितनी हेल्प आपकी भी हो जाती है, और जिस तरह आपने स्क्रीनिंग की बात की, आपका खुद हेल्थ चेक भी हो जाता है कहीं ना कहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट। फ्री ऑफ कॉस्ट एग्जैक्टली ऐसी है। हमारे पास बेसिकली ये कि पूरे पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो ये बड़ा एक अफसोसनाक बात है कि हमारे पास जो वॉलंटरीली ब्लड लोग देते हैं वो लेस देन 10% है। अच्छा। लेस देन 10% है। हमारे पास सुंदस फाउंडेशन में हमारी डिफरेंट ब्रांचेस हैं, डिफरेंट सिटीज़ में हैं, तो ओवरऑल हमारे पास 8000 बच्चा सिर्फ थैलेसीमिया का रजिस्टर्ड है। मेरे पास लाहौर में ऑलमोस्ट ऑन एवरेज 60 बच्चों को लगता है, वो समटाइम्स वो 80 भी हो जाते हैं, वो 90 भी हो जाते हैं। तो आप देखें कि हमारे पास जो रजिस्टर्ड डोनर्स हैं वो यू कैन से वो बहुत कम है, मतलब इतना मिनिमम नंबर है कि मैं एवरेज जो बच्चों को बता रही हूँ वो उनके कंपैरेटिवली बहुत कम है। तो हम डिफरेंट फैक्ट्रीज़ में जाते हैं, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं, कैंपेन्स करते हैं ताकि लोग मोटिवेटेड हों और ब्लड दें। ब्लड देने के हवाले से पहले उनको बताया जाता है कि ये एक साइकोलॉजिकल भी उनके लिए बेनिफिट है, फिज़ियोलॉजिकल भी है। साइकोलॉजिकल ये कि आप एक पेशेंट की, एक मरीज़ की, एक इंसान की जान बचा रहे हैं, मतलब रिलीजियसली भी है। आप जिसने हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने एक इंसान की ज़िंदगी बचाई उसने पूरी इंसानियत की बचाई। एक बंदा ब्लड दे रहा है, वो नेक्स्ट 3 बंदों को काम आ रहा है, 3 बच्चों को। ये उसका लाल खून जो है, पैक सेल वॉल्यूम जिसको कहते हैं, वो थैलेसीमिया के बच्चों को जा रहा है। उसका जो प्लाज्मा है, वाइट सेल है, वो जा रहा है हीमोफीलिया के बच्चों को। उस डोनर के जो प्लेटलेट्स आए हैं उस बैग में से, वो उस बच्चे को जा रहे हैं जिसको प्लेटलेट फंक्शन डिसऑर्डर है। तो एक बंदा जो डोनेट कर रहा है वो आगे 3 बच्चों को दे रहा है। तो जो अब ब्लड डोनेट करते हैं इसका बड़ा एक फील गुड फैक्टर हम इसको कहते हैं कि आपको बड़ा अच्छा महसूस होता है कि आप किसी की मदद कर रहे हो। सेकेंडली आपकी अपनी हेल्थ के लिए इस तरह से अच्छा है, ब्लड का फ़्लो बड़ा अच्छा होता है। बहुत सारी हार्ट की डिजीज़ हैं उससे जो बचा जा सकता है। ब्लड प्रेशर जो है उसका वो बड़ा अच्छा मेंटेन होता है। प्लस ये कि मैंने जैसे शुरू में बताया कि ब्लड जो है वो तो जिस तरह हमारे बाल बड़े होते हैं, नाखून बड़े होते हैं, इसी तरह जो ब्लड है वो भी हर 3 महीने के बाद उसने नया बनना ही है। तो इट्स बेटर टू डोनेट। इट्स बेटर कि हम किसी माँ को रोने ना दें, किसी बच्चे को ब्लड मांगने ना दें, हम खुद जाके उसको डोनेट करें। वेरी इंपॉर्टेंट। बड़ी अच्छी बात है कि ये इतनी ज़रूरी बात अच्छा, है। एज फैक्टर क्या होना चाहिए जो डोनेट करें? एक अच्छी एज क्या है? आप डोनेट हेल्दी आप खुद भी हों, और उसके लिए आपकी जो फिजिकल हेल्थ है या आपकी इंटरनल हेल्थ है वो कितनी है, उस हवाले से बिल्कुल। अच्छा, एनीबडी हु इज़ अबव 17 ईयर्स ओल्ड, 17 साल के बाद कोई भी बंदा ब्लड डोनेट कर सकता है। ठीक है। उसका वज़न जो है जो ऑप्टिमल वेट है वो एटलीस्ट 50 या 50 से अबव होना चाहिए। ठीक है। इसके अलावा हर 3 महीने के बाद, जिस समय मैंने कहा ब्लड डोनेट कर सकते हैं, तो उसने पिछले 3 महीनों में ब्लड डोनेट ना किया हो, और इसके अलावा कोई और ब्लड से रिलेटेड उसको कोई इशू ना हो। और बाकी और बहुत सी हार्मोनल डिजीज़ हैं और बहुत सी मसाइल आते हैं, कोई वैक्सीन के लगने के हवाले से या कुछ और दिल की बीमारियां या किडनीज़ की बीमारियां, वो फिर जब हमारे पास कोई डोनर आता है प्रॉपर तरीके से उसकी हिस्ट्री लेके उसका मुआयना करके तो हम करते हैं, उसको फर्दर ब्लड डोनेशन के लिए प्रोसीड करते हैं। लेकिन अगर कोई बंदा 17 ईयर्स से ऊपर है, उसका वेट 50 kg से अबव है, दे कैन डोनेट ब्लड। और उसको खुद ब्लड नहीं लगता, सबसे बड़ी बात है कि अगर उसको खुद कोई ब्लड की बीमारी नहीं है, ही इज़ हेल्दी, फिट एंड वेल, तो
दे आर गुड टू डोनेट ब्लड। एक साल में 4 दफ़ा ब्लड डोनेट कर सकते हैं। ज़बरदस्त, थैंक यू वेरी मच You're डॉक्टर welcome. ज़नैरा, बहुत शुक्रिया। आज सुंदस फाउंडेशन से डॉक्टर ज़नैरा हमारे साथ मौजूद थी। आज खून अतिया करने वालों का आलमी दिन है और बड़ी हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से इन्होंने बड़ी अच्छी बातें की हैं। आप ब्लड डोनेट करें, इसमें कोई जो कह लें कबाहत नहीं है। आपका रिलीजन भी इस बात की इजाज़त देता है और आप किसी की ज़िंदगी बचा रहे हैं, किसी की जान बचा रहे हैं। आपकी ब्लड की 1 बॉटल या 2 बॉटल्स किसी की ज़िंदगी बचा ले, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक। प्रोग्राम का बिल्कुल आखिरी हिस्सा है। T20 वर्ल्ड कप जारी है। कुछ खबरें हम आपको दे रहे हैं। पाकिस्तान की सूरत हाल अब ये हो गई है कि हम किसी और के जीतने की दुआएं मांग रहे हैं कि वो जीत जाए तो शायद हमारा कोई चांस निकल आए। और आज जी T20 वर्ल्ड कप में बड़ा डू एंड डाई सिचुएशन है। 2 के हमारी मैच नहीं है बट फिर भी हमारे लिए एक बड़ा ज़रूरी है। आज अमेरिका और आयरलैंड का मैच जी पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 7:30 बजे होगा और ICC T20 वर्ल्ड कप है, आपको पता है, जिसमें आयरलैंड अमेरिका मैच के मौके पर मौसम जो है वो बेहतर होने लगा है और इम्कानात भी बढ़ गए हैं और मैच के दौरान अक्सर बारिश का जो इम्कान है सिर्फ 20% रह जाता है। और वर्ल्ड कप के अगले मरहले में पाकिस्तान की जो उम्मीदें बरकरार रखने के लिए ज़रूरी है कि इस मैच में आयरलैंड जीत जाए और अमेरिका हार जाए। अब मैच जो है वॉश आउट होने की सूरत में पाकिस्तान को सुपर 8 की दौड़ जो है उससे बाहर होना पड़ेगा। पाकिस्तान के लिए क्या सूरत हाल है जी? और अफ़गानिस्तान क्वालिफाई कर गया है जबकि न्यूजीलैंड टॉप 8 से आउट हो गया है। इसी सारी सूरत हाल पे तज्जिया ले लेते हैं। पाकिस्तानी टीम के लिए कितनी दुआएं ज़रूरी हैं और ये दुआएं क्या हमें वाकई सुपर 8 मरहले में दाखिल होने के लिए हेल्पफुल होंगी। अहमद नवाज़ हमारे साथ मौजूद हैं, स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं, उनको हम खुश आमदीद कहते हैं। थैंक यू वेरी मच अहमद। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? ठीक हैं? गुड मॉर्निंग जी, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसी? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। अहमद साहब, अगर मगर दुआएं अब यही रह गया हमारे हिस्से में कि कोई जीत जाए, फलाना हार जाए तो हम शायद कोई चांस निकल आए। बिल्कुल, लेकिन ये मेरे ख्याल से पहली बार ऐसे नहीं होगा कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो है वो अगर मगर की सिचुएशन का शिकार है। माजी में भी जितने भी ICC टूर्नामेंट्स हुए हैं उसमें मेजॉरिटी यही नज़र आता है कि हम दूसरों के रहमो करम पर या मौसम के रहमो करम पर रह जाते हैं। और मेरा ख्याल है कि ये सारी सिचुएशन, वो कहते हैं ना, हादसा ऐसे ही नहीं होता। इसके पीछे एक बहुत बरसों लग जाते हैं, एक लिस्ट है चीज़ों की जिसकी वजह से ये तमाम चीज़ें जो है मेरे ख्याल से इस नतीजे तक पहुँची हैं अभी तक। अच्छा अहमद, अभी हम पाकिस्तानी टीम की तो बात कर ही रहे हैं लेकिन उसके साथ साथ सुपर 8 के अंदर अपसेट्स तो हुए हैं। USA ने भी अच्छा खासा टफ टाइम दिया है मुख्तलिफ टीम्स को, चाहे वो पाकिस्तान हो या इंडिया हो। एक ऐसी टीम जो पहली बार वर्ल्ड कप खेलने आई है और उसने अच्छी स्ट्रॉन्ग टीम्स को उस तरह से टफ टाइम दिया है, दो कि इट्स अ बिग शिफ्ट इन दिस टूर्नामेंट। It absolutely is. I think what the ICC basically did was create diversity. अगर हम इस T20 वर्ल्ड कप की बात करें तो सबसे ज़्यादा तादाद टीम्स की नज़र आती है और क्रिकेट में बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी बनाई गई है। आपके सवाल की तरफ आने से पहले मैं आपके नाज़रीन को ये भी बताना चाहूँगा कि इस वक्त एक यूरो कप भी क्रिकेट का हो रहा है जो कि क्वालिफायर्स हैं अगला जो वर्ल्ड कप होना है उसके लिए। अब अगर आप उस अगले 2026 के वर्ल्ड कप की बात करें तो उसमें बहुत सारी टीमें हैं जिसमें तुर्की है, इटली है, फ्रांस है, बहुत सारी ऐसी और यूरोप की टीम्स हैं जो क्वालिफाई करना चाह रही हैं। तो ये डाइवर्सिटी तो बढ़ती जाएगी। आपने बिल्कुल ठीक फरमाया। जिस तरह अगर हम इस वर्ल्ड कप की बात करें तो अमेरिका की जो टीम है उसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है और उनके जो कप्तान हैं मोनाक पटेल, उन्होंने भी इस चीज़ की निशानदेही की कि हम बहुत अरसे से इसी टूर्नामेंट की तैयारी करते हुए आ रहे थे। हालांकि आप अगर देखें तो अभी क्रिकेट का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया गया, बल्कि आज से जो न्यूयॉर्क का स्टेडियम है उसको डिसमेंटल भी शुरू करने का काम जो है उसका आगाज़ कर दिया गया है। अब बात यह है कि जितनी भी टीम्स इस स्ट्रक्चर से आ रही हैं, जितने भी जिन अपसेट्स की आपने बात की, तो ये कंडीशंस जो हैं वो बहुत मायूस कुन है। अगर हम किसी भी T20 वर्ल्ड कप की बात करें या T20 की बात करें तो शायकीन क्रिकेट रन्स देखना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि बहुत छक्के लग रहे हों, चौके लग रहे हों, बाउंड्रीज हों। बिल्कुल जी, बिल्कुल हाई स्कोरिंग मैचेस होंगे और लेकिन मायूस कुन रहा है ये वर्ल्ड कप और इसीलिए शायद आई थिंक उन टीम्स को ज़्यादा फ़ायदा हुआ है जो कि नॉन टेस्ट प्लेइंग नेशंस थी या जिनके ऊपर इतनी एक्सपेक्टेशंस नहीं थी। देखें सबसे मायूस कुन कारकर्दगी पाकिस्तान की रही। इसके अलावा न्यूजीलैंड भी मायूस कुन कारकर्दगी दिखा चुकी है। इंग्लैंड काफ़ी स्ट्रगल कर रही थी कल से पहले।
तो ये तमाम वो टीम्स हैं जो उन कंडीशंस के साथ नहीं खेल सकी जिस तरीके से खेलना चाहिए था इस वर्ल्ड कप। तो अहमद, जब इस टूर्नामेंट या इसके हवाले से डिसाइड किया जाना था तो इसमें आईसीसी का भी तो एक रोल बनता था कि ऐसी कंडीशंस को देखा जाना चाहिए था जहाँ पे ये टीम्स के लिए, वे सारी टीम्स के लिए कहीं ना कहीं सूटेबल होती। जब इतना बड़ा टूर्नामेंट है जिसका हम एक कहले एक्सपेक्ट करते हैं, इंतज़ार करते हैं, जिसके अंदर आपने खुद अभी मेंशन किया कि बहुत डाइवर्सिटी मौजूद है और क्रिएट भी हो रही है आगे जाके, सो उसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी या रिस्पॉन्सिबल कोई तो है कि इतने जो कह लें लो स्कोरिंग मैच और इस तरह की स्ट्रगल कर रही हैं टीम्स, अच्छी टीम्स भी। अब ये एक बड़ा ज़बरदस्त सब्जेक्ट है। आई थिंक मैं, आप या और भी जितने लोग हैं पाकिस्तान में मेजॉरिटी, हम सब लोग शायकीन क्रिकेट हैं, तो क्रिकेट की हद तक हम इसको परसीव कर पाते हैं। अगर हम आईसीसी की बात करें तो ऑल दो उनकी द प्राइमरी जॉब इज़ क्रिकेट, लेकिन उसके अलावा हम भूल जाते हैं कि इट इज़ ऑल्सो अ बिजनेस एंटिटी एज वेल। तो जो जहाँ पर रेवेन्यू और बिज़नेस की बात आती है तो आईसीसी ने अमेरिका में जाने का मकसद ये था कि उन्होंने एक नई मार्केट को ओपन किया। हमेशा से यही बात होती थी कि भारत के पास एक हैवी इन्वेस्टमेंट है जिसकी वजह से देयर द रिचेस्ट क्रिकेट बोर्ड इन द वर्ल्ड बीसीसीआई। बट व्हाट द आईसीसी हैव डन नाउ कि उन्होंने एक नई मार्केट अपने लिए खोली, उसको एज अ बिजनेस उन्होंने ट्रीट किया। नई डाइवर्स टीम्स आई हैं, अगले सीज़न में और भी टीम्स आएंगी, हमें और भी वेन्यूज़ देखने को मिलेंगे। देखें बहुत सारी टीम्स हैं यूएसए के अलावा जो क्रिकेट की तैयारी कर रही हैं, जिस तरह मैंने आपको यूरोप की टीम्स की निशानदेही की, जर्मनी है, इसके अलावा सऊदी अरेबिया अपनी टीम की तरफ आ रही है, जापान इज़ मेकिंग अ टीम एज़ वेल। तो आई थिंक आईसीसी मतलब ओवरऑल रेवेन्यू मॉडल जो है आईसीसी उसको एक मेरे ख्याल से उसको इन्होंने पहले रखा है। बड़ा अनफॉर्चुनेट सिनारियो है कि आपको याद होगा कि पाकिस्तान इंग्लैंड की सीरीज़ जब पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में हुई तो रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम को एक डीमेरिट पॉइंट दे दिया गया पिच की क्वालिटी को लेकर। लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 113 जो है वो एक फाइटिंग टोटल बनता जा रहा है। लोएस्ट टोटल एवर डिफेंडेड 119, 113, 120, 130। तो बहुत ही ज़्यादा मायूस हैं शायकीन क्रिकेट, एंड आई थिंक इस पर बहुत ज़्यादा तनकीद हुई है। लेकिन जैसा कि मैं बार बार कह रहा हूँ कि आईसीसी जो है इसको एज अ रेवेन्यू मॉडल ट्रीट करता आया है, लेकिन ये ज़रूर सोचना पड़ेगा कि क्रिकेट के सर्वाइवल के लिए ये बहुत मुश्किल हो जाएगा कि अगर आप ऐसी फॉर्म ऑफ क्रिकेट लेकर आएंगे जहाँ पर रन्स नहीं बन रहे, जहाँ पर बैटर्स को इतनी एबिलिटी नहीं मिल रही। देखें बैट और बॉल के दरमियान भी कोई बैलेंस हमें नजर नहीं आ रहा। तो आई थिंक वो क्रिकेट का जो मज़ा है वो ज़रूर किरकिरा हो गया इस वर्ल्ड कप। डेफिनेटली। और ये तो आप आईसीसी की बात कर रहे हैं, यहाँ पे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर कमर्शियलिज्म, रेवेन्यू, हम यहाँ मीट एंड ग्रीट्स और इन चक्रों में रह गए हैं। अब दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई। तो कमर्शियलिज्म या रेवेन्यू के हवाले से तो ये सिर्फ आईसीसी की नहीं है, मेरे ख्याल से हर जगह ये मामला है। और पाकिस्तानी टीम ने तो उसके लिए पे भी किया है अपनी परफॉर्मेंस की शक्ल में, जिस तरह हमने कमर्शियलिज्म का एक फैक्टर अपनी टीम के अंदर, अपने प्लेयर्स के अंदर उसको इंड्यूस कर दिया है। बिल्कुल, आपने एक बड़ा ट्रिकी सब्जेक्ट है जिसको आपने टच किया। आई थिंक ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि लोग इस बारे में बात ज़रूर करते हैं। सोशल मीडिया का दौर है, कोई चीज़ ढकी छुपी नहीं है। पाकिस्तान टीम अमेरिका ट्रैवल कर रही थी तो ये कोई हमें एक हफ़्ता पहले नहीं, ये हमें तब से पता है जब से वर्ल्ड कप के स्केड्यूल का ऐलान हुआ था। इवन जब बिडिंग हुई और पता चला कि अमेरिका और वेस्ट इंडीज़ वर्ल्ड कप को होस्ट करेंगे, बहुत ही मायूस कुन है ओवरऑल जिस तरीके से चीज़ों को हैंडल किया जाता है। आई थिंक अगर आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की भी बात करें तो ये जो तब्दीलियाँ हम देखते आए हैं इसकी वजह से बहुत सारा सेटबैक हो जाता है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंटेन कंसिस्टेंसी एट द हाईएस्ट लेवल। अब चाहे वो आप फॉर्मर क्रिकेटर्स को टीम में लेकर आते हैं या आप अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर्स को लेकर आते हैं, आपको टाइम देना पड़ेगा। ये हम सबको सोचना पड़ेगा कि पहली बार है कि मोहसिन नकवी जो है एक इलेक्टेड चेयरमैन आए हैं काफ़ी अरसे के बाद। इससे पहले पीसीबी में क्रिकेट कमेटीज चलती आई हैं जिनका इंतखाब जो है वो डायरेक्ट वज़ीर आज़म पाकिस्तान करते थे। तो पहली बार जो है काफ़ी अरसे बाद ऐसा हुआ कि इलेक्शंस के ज़रिए एक इलेक्टेड चेयरमैन 3 साल का मैंडेट लेकर आए हैं। अब अगर ये 3 साल उनको पूरे दिए जाते हैं, मुझे अंदाज़ा है कि रातों रात चेंजेस नहीं आएंगे, टाइम लगेगा इन चीज़ों को समझने में। लेकिन बात यही है कि जो टीम आप अपने साथ लगाएंगे वो बड़ी ज़रूरी है। और आपने ये भी सोचना है कि देखें टीम का जो कॉम्बिनेशन है वो बहुत अहम है इस सिलसिले में। हम बार बार ये बात करते हैं कि फ़र्स्ट क्लास स्ट्रक्चर या डोमेस्टिक क्रिकेट को फोकियत नहीं दी जाती, प्लेयर्स के नॉन सीरियस एटीट्यूड की भी बात की जाती है। उसके लिए आपको कप्तान को एम्पावर करना पड़ेगा, आपको टीम मैनेजमेंट को एम्पावर करने का। पाकिस्तान क्रिकेट में इस वक्त सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि वी हैव टू मेनी सुपरस्टार्स। तो वंस द प्लेयर्स आर अबव द बोर्ड, या पाकिस्तान में एक और बड़ा अच्छा सब्जेक्ट है कि पाकिस्तान सुपर लीग में जो फ्रेंचाइजेज हैं वो अगर इफ़ दे आर नॉट बियॉन्ड पीसीबी तो दे थिंक दैट दे आर एट लेवल। तो इस चीज़ से बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचता है कि क्योंकि फिर एक बार्गेनिंग चिप आपको मिल जाती है जब आप एक बिजनेस एंटिटीज़ ऐसी बना देते हैं।
अब माजी में पिछले 3-4 साल से होता ये आ रहा है कि फ्रेंचाइजेस का बहुत इन्फ्लुएंस है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, और जो डोमेस्टिक क्रिकेटर्स हैं जो फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल कर आ रहे हैं, देखें मैं बार बार कहता हूँ कि हमारा ज़्यादातर कंपैरिजन भारत के साथ होता है। तो अगर आप उनका कोई भी प्लेयर इस वक्त उठा के देख लेंगे, सूर्य कुमार यादव जिनको T20 सेंसेशन कहा जाता था, 80 से ज़्यादा फर्स्ट क्लास मैच खेलकर वो इंडियन टीम में आए हैं। जबकि आप हमारे किसी भी प्लेयर को उठाकर देख लें तो आई डाउट कि 80 फर्स्ट क्लास मैच उन्होंने खेले होंगे। तो जब तक आप डोमेस्टिक क्रिकेट पे फोकस नहीं देंगे, इन प्लेयर्स की ऑफ द फील्ड एक्टिविटीज़ को लिमिट करके इनको डोमेस्टिक क्रिकेट में नहीं लेकर आएंगे, हम वो रिजल्ट्स अगले 5 साल भी अचीव नहीं कर सकते। यू आर सो राइट कि हमारा जो डोमेस्टिक का स्ट्रक्चर है, ये मुझे लगता है जब आपकी बेस ही अच्छी नहीं बन रही है तो उसके बाद आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एक लड़का जो इतना यंग है वो एक लीग में खेल के पाकिस्तानी टीम के अंदर शामिल हो गया और उसको वो फेम, उसको वो कमर्शियल एक्टिविटीज़ और ये सारे पैसे नज़र आ रहे हैं, एट द एंड ऑफ द डे कहीं ना कहीं उसकी परफॉर्मेंस 1-2 मैचेस में ख़राब होती है, तो देयर इज़ ऑलवेज अ रिप्लेसमेंट। और उस रिप्लेसमेंट की वजह से जो कंसिस्टेंसी का फैक्टर आपने अभी अहमद जिक्र किया, ये कितना इम्पॉर्टेंट है कि प्लेयर को खेलने दिया जाए या तो उसको टीम में लाने से पहले सोचा जाए कि उसने शायद लीग में परफॉर्म किया है, क्या वो बाकी ओवरऑल क्रिकेट में भी अच्छा परफॉर्म कर रहा है नहीं, क्योंकि अगर वो लीग में कर रहा है तो फिर आप उससे एक्सपेक्टेशंस उतनी रखते हैं। देखिए आपने बहुत अच्छी बात की है। आई थिंक इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप कंसिस्टेंसी के साथ जो है वो प्लेयर्स को देखें। हर प्लेयर के साथ एक ह्यूमन फैक्टर इन्वॉल्व है जो हम अक्सर भूल जाते हैं। उनको भी इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत है, उनको भी सिक्योरिटीज़ चाहिए टीम के अंदर, वरना कोई भी प्लेयर उस तरीके से नहीं खेल सकता। हर प्लेयर के साथ एक रफ पैच आता है, हम सब जो क्रिकेट के साथ एक्टिवली इन्वॉल्व हैं वी रियलाइज़ दिस। लेकिन मसला ये है कि उनको लाना और फिर उनको निकालना, पाकिस्तानी कौम की भी गोल्ड फिश मेमोरी है। हम रातों रात एक सुपरस्टार बना देते हैं और उसके बाद हम उसको भूल जाएंगे। इट टेक्स जस्ट अ स्मॉल अमाउंट ऑफ टाइम। अब आप ख़ास तौर पर अगर साइम अयूब की मिसाल ले लेते हैं तो एक नो लुक शॉट या कुछ PSL परफॉर्मेंसेस के ऊपर पूरी कौम ने कहा कि जी इनको फ़ौरन से टीम में खिलाना चाहिए। आई थिंक अभी वक्त है कि आप एक क्राइटेरिया सेट कर दें कि एक नंबर ऑफ फर्स्ट क्लास, अगर कोई भी ऐसा बच्चा आपको मिलता है जो यंग एज में आपको लगता है कि पाकिस्तान टीम के लिए प्रोबेबल हो सकता है, तो आप उसको टीम में मत लेकर आएँ। आप उसके साथ कोचेस को कहें कि काम करें, उनको आप डोमेस्टिक क्रिकेट में देखें। आप कम अज़ कम मेरे ख्याल से क्राइटेरिया 5 से 10 फर्स्ट क्लास मैच आप उनको खिलाएं जहां पर आपने बेसिक्स अपने ठीक करने हैं। इस वक्त ये जो पूरा पाकिस्तान का एक स्क्वाड है 15 लोगों का जो गया है, इसमें 2-3 रिजर्व खिलाड़ी भी शामिल हैं, या इसके अलावा जो प्रोबेबल्स पाकिस्तान के लिए खेलते आए हैं पिछले 1-2 साल में, एक बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है कि इसमें सबसे ज़्यादा डोमेस्टिक क्रिकेट सिर्फ हसन अली खेलते हैं जो टीम का हिस्सा नहीं है, और सबसे ज़्यादा तनकीद का निशाना भी वो बनते हैं। लेकिन आप ये देखें कि एटलीस्ट वो अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट को फोकियत दे रहे हैं, वो एटलीस्ट अपने आप को डोमेस्टिक क्रिकेट में उन्होंने ऐसे इन्वॉल्व किया है कि वो अपना स्किल लेवल बेहतर कर रहे हैं। देखें अभी बैटर्स और बॉलर्स दोनों का ये मसला आ रहा है कि आपके बॉलर्स जो हैं वो इक्विप नहीं है लंबे स्पेल्स की बॉलिंग करने के लिए, इवन 4 ओवर्स के लिए नहीं है। आपने देखा होगा पिछले 2 साल में बहुत सारी इंजरीज का शिकार हुए हैं। तो ये तमाम चीज़ें ठीक करने का जो बेस स्ट्रक्चर होता है वो आपका कायदे आज़म ट्रॉफी है, जो आपका बेसिक स्ट्रक्चर है। इसके अलावा जो यंग प्लेयर्स का प्रॉब्लम आता है वो है कि वो पूरी दुनिया में लीग्स खेलने जा रहे हैं, जिस पर PCB ने बहुत सारे फैसले लिए। NOC ना देने का पहले फैसला लिया गया, फिर कुछ प्लेयर्स ने रिटायरमेंट के बारे में बातें शुरू कर दी ऑफ द रिकॉर्ड, और उसके बाद PCB मजबूर हो गया कि उनको NOC की तरफ जाना पड़ा। इसके बारे में भी हमारे एक साबिक टेस्ट क्रिकेटर ने बहुत अच्छी राय दी कि आप एक क्राइटेरिया बनाएं कि आप 5 से 10 फर्स्ट क्लास मैच खेलें, उसके बाद आप हमसे NOC लें। बहुत लिमिट करनी पड़ेगी इनकी क्रिकेट, और मैं बार बार यही कह रहा हूँ कि जो आप दुनिया में क्रिकेट खेल रहे हैं वो आपको फ़ायदा ज़रूर देती है, बट बेस फिर भी आपका डोमेस्टिक स्ट्रक्चर है। सही। अच्छा, दूसरी जानिब अहमद, आपने जहाँ स्ट्रक्चर की बात की और प्लेयर्स के हवाले से बात की, अब टीम का जो माहौल है, ड्रेसिंग रूम का जिसको हम माहौल कहते हैं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और जब टीम खेल रही होती है तो आपस की एक बॉन्डिंग, एक कोलैबोरेशन, एक जो सारी चीज़ें वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं ऑन ग्राउंड भी, कि एक प्लेयर की दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन कैसी है। अनफॉर्चुनेटली हमने सुना भी है, न्यूज़ में रिपोर्ट भी हुआ है, सोशल मीडिया के ऊपर भी हम बातें सुनते हैं कि प्लेयर्स एक दूसरे को स्पेस देने के लिए, एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन के लिए तैयार नहीं है। और ये जो इंटरनल पॉलिटिक्स है ये टीम की इंटरनेशनली एक इमेज को भी डैमेज कर रही है और उनकी परफॉर्मेंस को तो कर ही रही है। सो इस पे जिस पे मोहसिन नकवी साहब ने जिसको बड़ी सर्जरी से रिलेट किया है, व्हाट डू यू थिंक हाउ इम्पॉर्टेंट इट इज़ कि जो एक माहौल है टीम का उसको बेहतर किया जाए ताकि प्लेयर्स ऑन ग्राउंड भी अच्छा परफॉर्म करें?
जी बिल्कुल, ये सबसे अहम इस वक्त नुकता है पाकिस्तान टीम के कि ड्रेसिंग रूम का एनवायरनमेंट क्या है। मैं और आप दोनों टेलीविज़न प्रेजेंटर्स भी हैं और सहाफ़ी भी हैं। आई थिंक सबसे पहला सवाल तो ये आता है कि ये ख़बरें हम तक पहुंचती कैसे हैं। तो ये टीम के अंदर से ही ये ख़बरें जाती हैं और एक पूरी कैंपेन चलाई जाती है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट यू नीड टू कीप योर ओन हाउस इन ऑर्डर। अब पिछले कुछ दिनों में भी हमने देखा है कि प्राइवेट टेलीविज़न चैनल पे इस चीज़ की निशानदेही की गई कि एक हमारे प्लेयर को ट्रोल किया जा रहा था और हमारे ही एक टीम के प्लेयर ने उसको लाइक किया और उस पर बड़ा एक इशू बना, जिसकी वजह से टीम एनवायरनमेंट भी काफ़ी ख़राब हुआ। मैं ये नहीं कहूँगा कि तमाम खबरें जो हैं वो रूमर्स हैं, सम ऑफ देम आर ट्रू। इस वक्त टीम का एनवायरनमेंट सही नहीं है और ये तभी होता है जब आप कुछ ऐसे फैसले करते हैं जिसके साथ आपका अगर कप्तान एग्री ना कर रहा हो या टीम के बाकी प्लेयर्स। देखेंगे इसमें 2-3 एलिमेंट्स बड़े क्रिटिकल हैं। एक तो आप 2 प्लेयर्स को रिटायरमेंट के बाद वापस लेकर आए, आपने बहुत ख़राब मैसेज दिया पूरी टीम एनवायरनमेंट को। दूसरा, जब हम एक फिटनेस क्राइटेरिया या अगर मेरे लिए एक क्राइटेरिया है, आपके लिए फ़र्क है, तो मैं और आप में से कोई भी ये ज़रूर सोचेगा कि शायद लेवल्स आर डिफरेंट फॉर ईच एंड एवरी इंडिविजुअल। अब हुआ ये कि आज़म खान को जिस तरीके से टीम में लाया गया उसके ऊपर बहुत सारे पाकिस्तान टीम के प्लेयर्स जो थे उन्होंने ये ज़रूर सोचा कि ये एक फास्ट ट्रैक प्रोसेस या किसी भी प्लेयर के साथ, आई थिंक इवन आज़म के साथ बहुत ज़्यादती है। मैं बार बार कहता हूँ वो ह्यूमन एलिमेंट है, हमें उसके बारे में सोचना पड़ेगा कि आप उनको थोड़ी डोमेस्टिक क्रिकेट खिलाते हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारा सैम्पल साइज़ भी ठीक नहीं होता जिससे हम प्लेयर्स को आइडेंटिफाई करते हैं, जो डेटा एनालिटिक्स की हम बात करते हैं। इस वक्त ड्रेसिंग रूम एनवायरनमेंट ज़रूर तनकीद का निशाना होगा। आई थिंक जिस तरीके से आप हारे हैं उसके बाद काफ़ी मायूसी रही है, लेकिन इस मौके पर कप्तान है और टीम मैनेजमेंट है जो इन चीज़ों को हल कर सकती है। अगर कुछ प्लेयर्स ऐसे हैं जो ना टीम मैनेजमेंट के साथ बात करना चाहते हैं ना कप्तान के साथ बात करना चाहते हैं, फिर आई थिंक यू नीड टू आइडेंटिफाई देम एट अ लार्जर स्टेज। और जहाँ तक चेयरमैन ने सर्जरी की बात की, आई थिंक उन्होंने उस रेटरिक को टोन डाउन भी किया है थोड़ा सा। कुछ दिन पहले ही उन्होंने कहा कि पाकिस्तान टीम को सपोर्ट करना चाहिए। इवन ये सर्जरी की बात आई थिंक दे शुड हैव केप्ट इट आफ्टर द वर्ल्ड कप। उससे पहले अगर चेयरमैन की तरफ से ऐसी स्टेटमेंट आएगी तो प्लेयर्स तो ऑलरेडी डाउन एंड आउट हैं, वो ऑलरेडी मायूस हैं। तो आई थिंक दैट लीव्स अ वेरी बैड टेस्ट। थैंक यू वेरी मच अहमद, बहुत शुक्रिया कि आपने मैं ज्वाइन किया। हम आपको ऑन एंड ऑफ तकलीफ देते रहेंगे। बहुत अच्छा एनालिसिस दिया ओवरऑल जो टीम की सूरत हाल है। अहमद नवाज़ हमारे साथ मौजूद थे, एंकर पर्सन भी हैं, तज्ज़ियाकार भी हैं, स्पोर्ट्स को बहुत बेहतर तौर पे समझते हैं। प्रोग्राम का वक्त जी ख़त्म हुआ। इंशाल्लाह आपसे मेरी मुलाकात होगी अब ईद पर। कल और परसों मेरी छुट्टी है, बेस्ट ऑफ आप देख सकेंगे। और अब ईद की जो स्पेशल पब्लिक न्यूज़ की ट्रांसमिशन है उसमें हम आपके साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़।